जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्न पूछे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ये प्रश्न है विथ रिगार्ड टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर क्लियरिंग द बिल्स पर्टेनिंग टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो शीर्ष संवैधानिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन पदों को निर्देशित कर सकता है, इन्हें डायरेक्शन दे सकता है, इनके लिए कोई डेडलाइन डिसाइड करता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द केस क्या है, आइए समझते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बात शुरू होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु सरकार ने कुछ सीरीज ऑफ बिल्स पास किए, लेकिन जब वो वहाँ गवर्नर तक पहुँचे, गवर्नर RN रवि, तो उन्होंने वहाँ पर रोक दिया। गवर्नर ने बिल्स पर साइन नहीं किया और उन्हें रोके रखा। जब काफ़ी समय बीत गया तो उसके बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और ये कहा कि गवर्नर ने बिल रोक के रखे हुए हैं, इसके राज्य के संचालन में दिक्कत आ रही है और उनको पॉलिसी मेकिंग में, डेवलपमेंट में दिक्कत हो रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन डिसाइड की गवर्नर के लिए कि गवर्नर 1 महीने से अधिक बिल को रोक नहीं सकते, उन्हें डिसाइड करना होगा कि बिल को एसेंट देना है, बिल को विथहोल्ड करना है या बिल को वापस लौटाना है। और यदि दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर पास करके दे दे तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर इसे एसेंट देना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी एक डेडलाइन डिसाइड की कि उनके लिए 3 माह का समय होगा। अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर का आता है उनके पास, जिसे गवर्नर रिजर्व करते हैं एज पर आर्टिकल 201, तो उसमें भी राष्ट्रपति के पास केवल 3 महीने होंगे इस बारे में डिसीजन लेने के लिए कि क्या करना है उस बिल के साथ, क्या उससे एसेंट देना है, उसे लौटाना है या उसे रिजेक्ट करना है। यानी कि दोनों पदों के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए और राज्यपाल के लिए, उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, एक डेडलाइन डिसाइड कर दी कि बिल्स को लेकर उनको क्या करना होगा। इसके बाद से बहस छिड़ गई कि क्या भारत का संविधान इतना लचीला है, क्या इतनी आज़ादी, इतनी सुविधा सुप्रीम कोर्ट को देता है कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देशित कर सके, आदेशित कर सके। इसके बाद बहस छिड़ी, कहा गया कि इंक्रोचमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहा गया कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे छेड़छाड़ हो गई है। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज़ किया सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। 14 सवाल पूछे हैं भारत के राष्ट्रपति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए यह आदेश दिया था। आर्टिकल 142 यह स्वतंत्रता देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो फॉर द सेक ऑफ डिलीवरिंग कंप्लीट जस्टिस ऐसे आदेश दे सकता है। लेकिन क्या ऐसे आदेश की जदों में राष्ट्रपति और राज्यपाल भी आते हैं? उन्होंने पूछा कि क्या आपने ये आदेश संविधान के अनुसार दिया है? क्या आपकी सुविधा है कि आप आदेश राष्ट्रपति और राज्यपाल को दें? क्या आपका ये कृत्य लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के स्फीयर में इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा? क्या आपके इस कृत्य से ऐसा नहीं लगता कि द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट? ऐसे कई प्रश्न पूछे गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में जस्टिस BR गवई भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। उन्होंने हाल ही पद संभाला है और उन्हें सब कुछ झेलना होगा। तमिलनाडु सरकार की पिटीशंस को क्लैरिफाई करते हुए बेंच ने आदेश दिया था कि गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए एक डेडलाइन सीमित है, यहाँ पर उन्हें निर्णय लेना होगा। लेकिन इसके बाद से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, बहुत सारे विधि के ज्ञाता, बहुत सारे लर्नड पीपल जो कि संविधान की समझ रखते हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को कहाँ तक रूम मिलता है, कहाँ तक उसके लिए स्कोप है कि वो ये सब पूछ सकता है, ये सब आदेश कर सकता है। इसी को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने ये प्रश्न पूछे हैं। आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 143 का रेयरली इस्तेमाल होता है भारत में, और आर्टिकल 143 का यूज़ अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं तो वह स्वयं के विवेक पर नहीं करते, वे करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। यानी कि राष्ट्रपति पूछ सवाल रहे हैं लेकिन ये प्रश्न मुख्य रूप से सरकार की तरफ से आया, यानी कि बाय द PM एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया है कि किस प्रकार
सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, कैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को निर्देश दिया जा सकता है, उन्हें आदेशित किया जा सकता है, उनके लिए डेडलाइन डिसाइड की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर जुडिशरी और यहाँ पर लेजिस्लेचर है। सबका अपना अपना काम है और सभी को ये बात अच्छे से पता है कि उन्हें एक दूसरे के मैटर्स में इनक्रोच नहीं करना है। ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के मैटर इनक्रोच कर सकती है, ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के, और वाइस वर्सा, और सेम केस विथ लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म की आड़ में शायद अपनी एक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है। जुडिशियल एक्टिविज्म सही है, 1980s में इसका कॉन्सेप्ट सामने आया था। तब जुडिशरी ने प्रोएक्टिव होते हुए कई युगांतकारी फैसले सुनाए थे, जिससे देशों की दशा और दिशा बदली। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ये इंडिया का ओरिजिनली नहीं है, यानी कि यूएस से बोरो किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है और फिर भारत में ये लागू हुआ और काफ़ी हद तक प्रसिद्ध भी हुआ। इसने गवर्नमेंट्स को फोर्स किया कि वो राइटफुल डिसीजन ले, गवर्नमेंट्स को फोर्स किया कि वो प्रॉपरली इनेक्ट करें लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसको काफ़ी हद तक प्रशंसा भी की गई। लेकिन एक हद के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म बदल जाता है इनटू जुडिशियल ओवररीच, यानी कि जुडिशरी अपने हद को लांघ रहा है। एक्टिविज्म के नाम पर वो ओवररीच कर रहा है, अपने पावर्स के नाम पर वो इनक्रोच कर रहा है, जिसके कारण एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर खतरे में आते हैं, उनके पावर्स जेपरडाइज होते हैं। तो यहाँ पर उनको भी सोचना चाहिए, जुडिशरी को भी थॉटफुल मैनर में निर्णय लेना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्या फैसले सुना रहे हैं और उस फैसले से क्या असर होगा। क्या ये जुडिशरी के लिए सही था कि वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करें? क्या वाकई जुडिशरी के लिए ये सही था कि एक डायरेक्शन देते वो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को? अब होगा ये कि या तो इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना मत देगा या फिर इससे साफ इनकार कर सकता है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 143 ये साफ साफ लिखा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट या तो डिटेन कर सकता है या फिर इसको साफ साफ नकार सकता है। पूर्व में भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया है टू गिव एनी एडवाइस एज पर आर्टिकल 143। सिमिलरली राष्ट्रपति के लिए भी ये सुविधा है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को माने या फिर उसे रिजेक्ट कर दे। अब दरअसल यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्लियर कट डिवीजन कैसे डिसाइड होगा? कैसे ये डिसाइड होगा कि एक स्फेयर में दूसरा ऑर्गन इनक्रोच न करे? ये एक स्फेयर जुडिशरी का है, एक स्फेयर एग्जीक्यूटिव का है और एक स्फेयर लेजिस्लेचर का है। यदि सभी इन सिंक होते, सिंक्रोनाइज में काम करते, तो ऐसी समस्या उठती ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब जुडिशरी प्रोएक्टिव हो जाता है और ऐसे निर्णय सुना देता है, जिससे फिर एक प्रकार से संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सामने खड़ा होता है और फिर ऐसी आवाज़ें उठती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फिर प्रश्न ये उठता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जुडिशरी ने ओइंग टू इट्स एक्टिविज्म ऐसा फैसला सुनाया तो, लेकिन वाकई इट वाज लाइक क्रॉसिंग इट्स लिमिट। जब फैसला आया तो कई लोग चौंक गए। एक्सपर्ट्स दो धड़े में बट गए, एक जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया और एक जिन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का साथ देने वालों ने कहा कि ये जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट फोर्स करता गवर्नमेंट को कि वो एक्ट करे, क्योंकि गवर्नर बिल्स पर एक्ट नहीं कर रहे हैं और उन्हें रखकर बैठे हुए हैं, उन्हें वो पास नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने सरकार का साथ दिया उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक सीमा है। ये बात सही है कि भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और इस सीमा की गरिमा उससे बना रखना चाहिए, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे अपने लिमिट्स में होना चाहिए। इसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ का एक बयान आता है जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जुडिशरी इज़ ट्राइंग टू क्रॉस इट्स लिमिट्स, और देखकर ऐसा लगता है अब होगा ये कि हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बेंच का गठन करेंगे जो 5 से 7 जजेस की होगी। ये बेंच अपने एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस हिसाब से काम करेंगे। और ये भी हो सकता है कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि हम ऐसा कोई आपको एडवाइस नहीं देने वाले, हमारा इसमें कोई वर्जन नहीं है। ये भी हो सकता है
कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट अपना अर्लियर जजमेंट बदल दे। पूर्व में ऐसे बहुत वाक़ये हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना डिसीजन बदला है और नया डिसीजन दिया है, तो ये भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें संभावित हैं, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अगर भारतीय लोकतंत्र को जीवंत रखना है, इसकी गरिमा को बनाए रखना है, इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, तो बहुत आवश्यक है कि तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, बी इट लेजिस्लेचर, बी इट एग्जीक्यूटिव, बी इट जुडिशरी, तीनों इन सिंक काम करें, तीनों इन कोऑर्डिनेशन काम करें, तीनों इन कोऑपरेशन काम करें। तभी इंडियन डेमोक्रेसी इंटैक्ट रहेगी और वाइब्रेंट रहेगी। फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑल द थ्री ऑर्गन्स मस्ट वर्क इन सिंक। अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अपना क्या मन बनाता है कि क्या वो कोई एडवाइस देगा, कोई निर्णय देगा या इसे सीधे डिनाई करेगा। और ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोपोगेट कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, ताकि लोग समझ सकें कि पॉलिटी के इस एस्पेक्ट में हमें क्या सीखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।